तिहाड़ में एक कब्रिस्तान भी है। देखिए क्या होता है कि कानून ये कहता है कि अगर किसी को आप फांसी की सजा दे रहे हैं तो उसने बड़े शौक से वो वाला एक गाना है अपने लिए जिए तो क्या जिए खुशी ये दिल जमाने के लिए करके पुरानी बॉलीवुड पिक्चर का गाना है। वो उसने पूरा गाना सुनाया हमें, उसको याद था। उसको याद था तो हम भी साथ उसके गा रहे थे। तो ये चल रहा था उसके अच्छा, बाद। सारे लोग गा रहे थे। हाँ हम सब सब। जब मेन वो गा रहा था तो हम भी साथ देने के लिए हमें पता था Support कुछ एक पल में जो है जाने वाला है। मुख्तार अंसारी सीधा सुप्रीम के कमरे में गया, दिल्ली की बता रहा हूँ। सुप्रीम को जाके कहता है कि तू ये बता कि तेरी लाश किसको देनी है, बाप रे बाप। तेरी घरवाले को देनी है, तेरे माँ बाप को देनी है, तेरे माँ बाप को। उसको लेडी किलर इसलिए कहते थे कि वो किसी को भी अगर देख लेता था ना अपने जाल में तो उसको फंसा ही लेता था। चार्ल्स शोबराज के साथ आपका वक्त गुजरा। चार्ल्स शोबराज एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और ना वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। चार्ल्स शोबराज के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ चार्ल्स शोबराज की शख्सियत को लेकर जो अभी तक किसी को नहीं पता। चार्ल्स शोबराज का मैंने जैसे बताया काफी स्मार्ट था और उसको लेडी किलर इसलिए कहते थे कि वो किसी को भी अगर देख लेता था ना अपने जाल में तो उसको फंसा ही लेता था। और लड़कियां थोड़ी ज़्यादा भावुक होती हैं तो वो उसके जाल में बहुत ज़्यादा फंस जाती थी। मानसबंद आदमी आदमी भी उसके बहुत उसने जैसे हमने तब सुना था कि सुप्रीम जेल जो था उसकी हर एक बात क्यों मानता था क्योंकि इसने उसकी बात को ब्राइब मांगते हुए उसको इसने डिक्टाफोन एक रखा हुआ उसमें उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। और वो जब भी उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसका वो इस्तेमाल करता था। और साथ में था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी शिरीन वाकर जिससे उसने बाद में शादी भी कर ली थी। तो वो सुप्रिंटेंडेंट जेल के ऑफिस के एंटी रूम का इस्तेमाल करता था शिरीन वाकर के साथ समय बिताने के। क्या बात कर रहे हैं। इतना वो था। तो एक तो ये तो उसका रूप हो गया कि किस तरीके से ब्लैकमेल करता था। मतलब जेल में भी ऐसा हो सकता है? जेल में होता था, मैंने देखा जेल में था। संभव है? हाँ हाँ आप देखें मतलब कोई गर्लफ्रेंड आए या कोई लड़की आए और इनमेट जो है जो कैदी है वो वहाँ जो उसको मन है वो करे? नहीं उसमें देखिए हर एक के लिए नहीं, चार्ल्स शोबराज जैसे के लिए मुमकिन था ये क्योंकि उसने ब्लैकमेल करता था। इसकी ब्लैकमेल करने की तो मैंने पहले पढ़ा भी हुआ था कि बहुत तकड़ा ये हर एक चीज में मतलब ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल ही है। उसके बाद जो है इसका एक रूप तो ये हो गया ब्लैकमेल करता था। दूसरा रूप इसका ये है कि ये बड़ा पॉपुलर था प्रिजनर्स के अंदर के बीच में क्योंकि उनकी पेटिशनें वगैरह बनाता था। इसकी बनाई हुई पेटिशनों की सक्सेस रेट काफी ज्यादा होती थी। इसकी बनाई हुई पेटिशनें जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह में डालता था उसकी सक्सेस रेट इतनी ज्यादा होती थी कि शार्प लीगल माइंड आप देखें 1983 में मैंने जब लीगल एड सेल बनाई दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड के सहयोग से जिसमें 3 एडवोकेट बाहर से और इसी के लिए आपको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। इसी के लिए मुझे बहुत बाद में जाके प्रेसिडेंट मेडल मिला जिसमें से एक काम ये था, वैसे तो बहुत सारे काम थे। तो जब मैंने लीगल एड एडवाइस बोर्ड में 3 एडवोकेट आते थे वो लीगल एड सेल बनाई तो लोग जो प्रिजनर थे वो वकीलों के बाद जो सरकारी वकील आते थे उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं होता था कि वो लोग जो है उनकी पेटिशनें बनाए। उनको विश्वास चार्ल्स शोबराज की बनाई हुई पेटिशन पे ज्यादा होता था और ये विश्वास उसका बना रहा। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर मैं ये वाली बात कहूँ कि जो जेल रिफॉर्म्स में चार्ल्स शोबराज का बहुत बड़ा हाथ रहा है ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। क्या होता तो अगर हम ये कहें कि चार्ल्स शोबराज कैटलिस्ट था तिहाड़ जेल में लीगल एड को लेकर तो कोई मतलब कोई अतिशोक्ति नहीं है जैसा भी आपने कहा। हाँ बिल्कुल लीगल एड को लेकर और वो खुद अपना केस भी उसके ऊपर आप देखें कि मर्डर का केस था इसने सुप्रीम कोर्ट में खुद आर्गू किया और बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट जो इसकी हेल्प करते थे किताबें में से साइटेशन निकाल के देने में और ये केस अपना खुद आर्गू करता था और जीता। आपसे क्या कहता क्या था वो, क्या बातें करता था? मेरे से तो देखिए मेन जो उसका होता था वो किस तरीके से लीगल एड की फैसिलिटीज को स्ट्रीमलाइन करना है जेल के में तो इसके बारे में होता। तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा एक लाइन ड्रॉ करना कि भाई ये एक इनमेट भी है और एक ये इनमेट्स का सपोर्टर भी है और एक क्रिमिनल भी है, तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ बिल्कुल वो चैलेंजिंग होता था। मुझे पता था कि मेरी लिमिटेशन क्या है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरी लिमिटेशन क्या है। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ कि उन दिनों में आपको जेल मैनुअल ढूंढने पे भी नहीं मिलता था। मैंने ज्वाइन भी कर लिया पर जेल मैनुअल मेरे पास नहीं होता था।
उस टाइम पे कहते थे कि एक जेल मैनुअल सुप्रीम जेल के पास है और एक चार्ल्स सोबराज के पास है। अच्छा अच्छा। तो मुझे जेल मैनुअल के बारे में, क्योंकि मैंने जेल मैनुअल देखा नहीं था, तो जो कुछ भी पूछना होता था तो मैं चार्ल्स सोबराज से लेके कई बार मैं पढ़ता था, पर वो चार्ल्स सोबराज की एक कंडीशन होती थी कि सर मुझे वापस कर देना। मैं कहा ठीक है, मैं वापस कर दूंगा। और ये मुझे बताता था इसमें देखिए ये प्रोविजन है, इसमें ये प्रोविजन है, ये एक तरह का जो ये वाला पार्ट था जेल मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, ये उसने मुझे काफी हद तक उसने बताया कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे लिए बीइंग लीगल एडवाइजर ऑफ द सुप्रीम जेल मेरे लिए जरूरी होता था ये बात को कंसल्ट करना। सुनील भाई, मैं चूंकि खुद जेल का एक इनमेट रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि जो बड़ा नामचीन बदमाश है, जो बड़ा रसूख वाला है, जिसका बड़ा डंडा है, गैंग्स हैं, कई गैंग्स थे, तो मैंने उनको देखा कि वो लोग तो बड़े शाही अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हैं तिहाड़ में। उनकी मालिश भी होती है, उनके पैर भी दबाए जा रहे हैं, उनके कपड़े भी धुल के आते हैं। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेल स्टाफ को क्या डर लगता है? मैं आपको बहुत सारे केस बता सकता हूँ जिसमें कि जेल स्टाफ को मार दिया गैंगस्टर्स ने, क्योंकि वो जेल स्टाफ ने उनकी बात बताइए नहीं ना, मानी। कोई एक किस्सा बताइए। मैं आपको बताऊँ, ये पुरानी बात ही है, 84-85 की बात है। खिलाड़ी सिंह करके एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट थे यूपी में, बहुत उनका दबदबा होता था, वो गलत बात को कभी भी नहीं मानते थे, कभी नहीं मानते थे। तो उनको जो है, जब गैंगस्टर्स ने उनको कहा, पहले गैंगस्टर जो होते हैं पहले तो आपको जो है देंगे प्यार से प्रलोभन देंगे आपको, अगर आप उस पर नहीं मानते फिर आपको धमकी देंगे, तब भी नहीं मानते, तब ये, क्योंकि जो भी जेल स्टाफ है उसका परिवार है, रहता तो बाहर ही होगा, बाहर के तो वो राजा है, उनके घर में जाके उनकी बहन बेटी के साथ जो बुरा सलूक करेंगे, बंदूक दिखाएंगे और उनको ये कह देंगे कि अपने उनको समझा देना, नहीं तो उसको मार देंगे। हमारे दिल्ली में भी कई उसमें हुए, जब ये त्यागी गैंग की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा डिप्टी सुप्रीटेंडेंट था, उसके घर गए, रात को गए और उनके जाके बड़ी गंदी भाषा में डिप्टी सुप्रीटेंडेंट उसकी फैमिली को एक लाइन पे खड़ा कर दिया, वो धमकी भरे उसमें कहा कि अगर आइंदा से अगर तुमने हमारे जो अंदर बंदे हैं उनको अगर किया, तंग किया, तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उस दिन के बाद तो वो इतना डर गए थे, मैंने उनको डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को देखा था कि उस तरफ जाते ही नहीं थे जहाँ पे वो त्यागी गैंग को निकालते। ऐसे ही मैं बताऊँ आपको, गोपाल ठाकुर करके थे, उसने हमारे डीजी को, अब उस टाइम पे डीजी थे पीवी सिनारी, पीवी सिनारी महाराष्ट्र के थे। तो उनको जो है क्या था कि पीवी सिनारी जेल के अंदर जा रहे थे, तो इंस्पेक्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो टीएसपी वाले, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस थी जो कि सर्च करती है प्रिजनर्स की, वो एक प्रिजनर की ठीक तरीके से सर्च नहीं कर रहे थे, टीएसपी वाले। तो उन्होंने उस प्रिजनर को कहा, ओए ऐसा ऐसे खड़ा हो, दीवार के साथ हाथ लगा, और टीएसपी वालों को कहा कि इसकी ऐसे ऐसे सर्च की जाती है। डीजी ने कहा डीजी जब बता रहे थे, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉप थे पीवी सिनारी, तो उसने जब ये कहा बात, तो जब उन्होंने उसके हाथ पकड़े प्रिजनर के, तो उसने उनके हाथ पे काट लिया, डीजी साहब के। ओहो। तो डीजी साहब को पता नहीं था ये कौन है, बाद में पता लगा कि वो काफी प्रोफेशनल क्रिमिनल था। उसके बाद जो है उस डीजी को जो है रोज धमकी आनी शुरू होगी, क्योंकि मैं जब उनके डीजी के पास जाता था, पीवी सिनारी जी के पास, वो कहते थे आज मुझे इसकी धमकी आई, आज मुझे इसकी धमकी आई। वो अकेले रहते थे यहाँ पे ऑफिसर्स फ्लैट में, किंगजे कैंप पे। तो वो इनफैक्ट जाके एक छोटी सी रिवॉल्वर लेके आए, जो कि उनकी टेबल पे हमेशा पड़ी रहती थी, कभी भी कोई गैंगस्टर का बंदा आ जाए, ड्यूटी के अंदर, जेल के ड्यूटी में नहीं, वो ड्यूटी से बाहर उनका ऑफिस होता था, डीजी ऑफिस, हाँ डीजी ऑफिस में, उन्हें हमेशा उनके टेबल पे जो है वो रिवॉल्वर छोटी सी पड़ी रहती थी, ताकि कोई भी अगर हमला करे तो वो उसका जो है रिपेयर कर सके। तो बड़ी चैलेंजिंग जिंदगी गुजारी है सुनील भाई, बहुत कैसे। पर अगर रास्ता आपका साफ है तो मेरा विश्वास है कि आपको हार्डशिप तो आएंगी, पर यू विल बी द अल्टीमेट विनर। मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मुख्तार अंसारी इलाहाबाद जेल में, उनसे कोई मिलने आया, उनके जो लोग थे उनसे मिलने आए, और वहाँ जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस थे उन्होंने कहा कि इनके जितने भी आए हैं उनकी फ्रिस्किंग होगी। जो फ्रिस्किंग तो होती है ड्यूटी में आने एंटर करने के लिए। तो मालूम हुआ कि मुख्तार अंसारी नाराज़ हो गए
कहने लगा कि भाई ये मेरे आदमियों के साथ तुम फ्रिस्किंग करोगे। और वो आदमी के पास रिवॉल्वर थी, वो रिवॉल्वर लेकर अंदर आना चाहते थे वहाँ। वो इस बात को बताना चाहते थे कि हमारे लिए ये जेल हमारा हमारा मतलब हमारा शासन यहाँ चलता है। और उस जिस सुपरिटेंडेंट ने उस पर उसको ऑब्जेक्ट किया, उसको बहुत झेलना पड़ा, उसको बहुत झूठे किस्सों में उसको झूठे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। तो ये तिहाड़ जेल में भी इस तरह से होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, इसी की मैं बात बताता हूँ कि जेल नंबर 4 में थे। तो इनको किसी ने मुख्तार अंसारी, क्योंकि ये गैंगस्टर का ये होता है, अगर आपने इसको किसी के सामने बड़ा बदतमीजी से बोल दिया, जो कि इनके हिसाब से बदतमीजी है, उसने अपना आम भाषा में बोला होगा पर इनको चुभ गया, तो आपका जीना हराम कर देंगे। अच्छा। मुख्तार अंसारी का बता रहा हूँ, ये 4 नंबर में थे। तो इनको किसी ने बताया कि जो इनका सामान वगैरह बाहर से आता था खाने पीने का, वो तो सुप्रेंट ने कहा जब औरों का नहीं आ रहा तो इसका क्यों आ रहा है। तो जो डिप्टी सुप्रेंट थे तो उन्होंने जाके इसको बता दिया, भैया सुप्रेंट मना कर रहे हैं कि तेरा खाने पीने का सामान अंदर नहीं आएगा। मैं तो चाहता हूँ, मैं बचाता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ आ जाए, मैं तो चाहता हूँ। हाँ, उनका कहने का मतलब क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए थे। उन्होंने जब कहा तो मुख्तार अंसारी सीधा सुप्रेंट के कमरे में गया, दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको। सुप्रेंट को जाके कहता है कि तू ये बता कि तेरी लाश किसको देनी है। बाप रे बाप। तेरी घरवाली को देनी है, तेरे माँ बाप को देनी है, तेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं, तेरी घरवाली यहाँ है, वो लाश किसको देनी है। वो बेचारा सुपरिटेंडेंट इतना डर गया। मैं तब उस टाइम पे डीजी के प्रिजन के बाद बैठा था, तो वो वहाँ पे भाग के आया हेडक्वार्टर में, और उसने कहा कि सर मैं अब जेल में नहीं जाऊंगा, मेरे को आप हेडक्वार्टर पे वो कर दो, पोस्ट कर दो, मैं उस जेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे उसने मुख्तार अंसारी ने मेरे को ऐसे कहा, ये कहा कि तू ये बता कि तेरी लाश किसके पास भेजनी है। हाँ, तेरी लाश किसके पास भेजनी, तेरी वाइफ के पास भेजनी है, तेरे माँ बाप के पास। तो यहाँ तक मतलब यहाँ तक वो होता है। तो जनरली जो होता है, जैसे वो तो आया और इसने कहा मैं तो जेल में जाऊंगा नहीं, तो उसके पास ऑप्शन थी, जो डीजी प्रिजन थे उन्होंने उसको वहाँ पे सुप्रीटेंडेंट हेडक्वार्टर लगा दिया। पर और कोई होता तो आप सोच लो कि कैसी 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 उससे जो है आपको गुजरना पड़ता है। जैकलीन फर्नांडिस, जैकलीन फर्नांडिस, जी जी जी, जैकलीन फर्नांडिस। अभी कुछ समय पहले जैकलीन फर्नांडिस, जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा है, उसका नाम तिहाड़ जेल से जुड़ा और बड़ी सुर्खियां बनी। ऐसा कहा गया कि वो तिहाड़ जेल के अंदर जाती थी, तिहाड़ जेल में मिलती थी। तो ये क्या वाकया है, क्या ये सच है? देखिए, मैं भी रिटायर हो चुका था जब ये हुआ है, सो कार्ड वाकया जो है अखबार में ही पढ़ा है मैंने। देखिए, जैकलीन फर्नांडिस का जेल में जहाँ पे इसको रखा हुआ था, वहाँ पे जाना तो उसको कोई किसको रखा हुआ था? सुकेश चंद्रशेखर को एक बैरक थी छोटी, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ था इसके घर के लिए, इसके रहने के लिए। तो ड्यूटी में? नहीं, अपने जेल के अंदर। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि जैकलीन फर्नांडिस या कोई भी वो है वो पसंद करेगी जेल के अंदर गई होगी। पर हाँ, ये हो सकता है कि जोड़ी में जो है, जोड़ी में एक कमरे में जैकलीन फर्नांडिस आ गई हो, एक कमरे में, उसी कमरे में ये हो, तो आपस में इनकी बातचीत हुई हो, ये चीज़ पॉसिबल है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन और मैंने किताब में रिकॉर्ड की हुई है कि जब भी कोई बहुत पैसे वाला आदमी, बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल बंदा या गैंगस्टर्स, कि जब भी जेल में आया हमारा सिस्टम कोलैप्स किया। ये मैंने उसमें इंस्टांसेस लिखे हुए हैं कि, तो वो चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर का जो है, मैंने किताब में इसलिए लिखा, तब तक ये नहीं था वहाँ पे, तो इसके केस में भी अप्लाई होती है। जैसे कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जितने भी जेल स्टाफ था वहाँ पे, सबको जितनी सैलरी वो लेते थे, एक एक सैलरी ये उनको हर महीने उनके पास एक पैकेट पहुँचा देता था। इतने सारे ऑफिसर, मतलब 100 से ज़्यादा लोग ऑफिसर और जेल स्टाफ है, उनको उसके बराबर सैलरी देना, मतलब इसका मतलब पूरे सिस्टम को आपने परचेज कर लिया था, जो कि पूरे सिस्टम को आपने परचेज किया हुआ था। तभी तो जो है, जब सबको आप सैलरी देते, आप देखें 100 से ज़्यादा लोगों को, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, चार्जशीट हुई है उसमें, और कई सारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो मेन एक बैकबोन होते हैं सिस्टम की, वो जेल के अंदर रहे हैं।
जिनके खिलाफ इनको पुख्ता वो मिल गए थे कि वो जेल के अंदर मतलब जो जो सुपरिटेंडेंट थे वही कैदी बन गए। वही कैदी बन गए, हाँ? सुप्रीम कैदी बन गए, डिप्टी सुप्रीम कैदी बन मतलब गए। सुकेश चंद्रशेखर ने जेलर को कैदी बना दिया। कैदी बना दिया, बाप। जेलर को कैदी बना दिया, और उनके ऊपर मकोका लग गया, जिसमें कि बेल आराम से होती है ना, अच्छा। वो मकोका लग गया। तो सुकेश चंद्रशेखर तो हंसता होगा। सुकेश वो तो है अपना, वो तो अभी भी कंप्लेंट करता रहता है, और उसका ये है कि मुझे लगता है वो दूसरा चार्ल्स सोबराज है। अच्छा अच्छा। जैसे चार्ल्स सोबराज था ब्लैकमेल करता था, वैसे मुझे लगता है ये पैसे देके भी ब्लैकमेल करता है। जैसे इसने जेल मंत्री के ऊपर भी चार्ज लगाया, कईयों के ऊपर लगाया है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन का तो तभी होता है जब कोई सब्सटेंस होता है उसमें। Correct. सिंपली कोई कहे मैंने पैसे दे दिया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। कोई सब्सटेंस होता है कंप्लेंट में, तब इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन भी एलजी ने उसमें ऑर्डर किया हुआ है। मैं आपको इसमें और बताऊं कि क्या था कि मैं रिटायर हुआ था 2016 जुलाई 2016 में। तो 2016 का आखिर था, या नहीं 2016 में नहीं, ये 2017 या 18 में मुझे एक फोन आया कि सुनील जी पहचाना। मैंने कहा नहीं पहचाना नहीं। कहते मैं लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हम तो आपस में मिले हुए, क्योंकि मैं इतने एक तरह का जेल का मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होता था, अगर आप कहें। क्योंकि जितनी बार की मीटिंग्स वगैरह होती थी मैं जरूर ऑफिशियली अटेंड करता। तो मैंने कहा शायद कोई होंगे लॉ सेक्रेटरी। हाँ, तो मुझे कहने का आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप करवा दे। तो मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा कि एक सुकेश चंद्रशेखर है, उसको मंडौली जेल में रखा हुआ है, मंडौली से उसको तिहाड़ में ट्रांसफर करवा दे। क्या बात। तो मैंने उनको सीधा बताया कि मैं अब जेल पे नहीं हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। तो मुझे बाद में पता लगा है कि ऐसे लॉ सेक्रेटरी के इन्होंने कई जगह सुकेश चंद्रशेखर ही अंदर से फोन करता था। उससे मुझे कहा कि आपकी तो चलती है। मैंने कहा मैं रिटायर हो गया हूँ। कहते नहीं जैसे भी हो, मतलब जैसे भी हो, आप मतलब समझते हैं कि जैसे भी हो, जैसे भी। 3-4 बार उसने कहा जैसे भी हो, जितना भी हो, आप उसको वहां से करवा दें। क्योंकि क्या था कि जो हाई सिक्योरिटी वार्ड होते हैं उसके लिए मैं नोडल ऑफिसर होता था जब तक मैं नौकरी पे रहा हूँ। किस प्रिजनर को किस जेल में रखना है ये मैं रिकमेंड करता था, आगे डीजी उसके ऊपर जो है अप्रूव करते थे, जनरली अप्रूव कर देते थे जो भी होता था। तो उनको ये पता था कि मैं जो बात कहूँगा तो बात मान ली जाएगी। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं कर सकता, मैं तो अब नौकरी से रिटायर हो गई हूँ, आप फला ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इस टाइम जेल के डीजी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो बाई चांस आप देखो कि वो उसका ट्रांसफर हो गया था वहां से। बाई चांस या मुझे नहीं पता, ये मैं कुछ नहीं बता सकता उसमें। उसका जो है वहां पे मंडौली जेल से तिहाड़ में ट्रांसफर हो गया था, जो वो चाहता था। सुब्रत रॉय सहारा श्री जो कि सहारा के फाउंडर थे, मालिक थे, वो भी जेल में गए। जी तिहाड़ जेल में थे। वो भी थे, और उन्होंने उनके ऊपर कई सारे लेंडर ने जो है मुकदमे किए हुए थे कि जिनको पैसे इन्होंने वापस नहीं किए थे। तो उसमें इसने कहा कि मैं जिनके भी मैंने नाम किताबों में लिखा हुआ उनको मैं पैसे वापस कर दूंगा, पर मैं अगर जेल में रहूंगा तो मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी वगैरह जो है बेचनी है अपनी, और बायर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अगर यहाँ पे रात होती है वहाँ सुबह होती है, तो इसलिए टाइम गैप की वजह से मुझे जो है आप जेल से बाहर रखो, ताकि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है अपनी प्रॉपर्टीज को बेच सकूं। तो इसकी उस चीज को देखते हुए तो तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स को एक स्पेशल जेल जो डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें कि इनको रखा गया था। वहाँ पे जो रखा गया था, तो उसके बाद उसका सारा खर्चा वगैरह इन्होंने दिया था। एसी लगे हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, और वो ड्योढ़ी के अंदर था? नहीं, वो तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स एक अलग जगह है। अच्छा, वो अलग था, बिल्कुल हेडक्वार्टर के साथ है। तो वो ऑफिस बना के वहाँ उनको ऑफिस आवर्स में वो वहाँ रहते थे, या रात में भी वहीं रहते थे? रात को भी वहीं रहते थे। लेकिन मुझे बताया था कि वो वार्ड जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 1 में थे, और जिस सेल में वो थे, गर्मी के दौरान जब बहुत तेज़ गर्मी मई जून के महीने में पड़ती है, तो उनके सेल में नेचुरली एयर कंडीशनर तो नहीं लगाया जा सकता सेल के अंदर किसी कैदी के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है, मुझे बताया गया कि स्टाफ ने ही बताया कि उनके सेल में
चारों तरफ बर्फ की सिल्लियाँ उनके सेल में रखी गई ताकि वो एक सिल्लियों की ठंड में आराम से अपने बिस्तर पे वहाँ रह सकें। हाँ, वो उसमें घास जो एक होती है, घास लगा के उसके ऊपर पानी डाल के उससे भी एक कूलिंग इफेक्ट होता है, वो उनकी लगी हुई थी। पर उसके बाद जो है उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि जो मेरे बायर हैं वो जेल में तो आएंगे नहीं खरीदने के लिए, तो इसलिए मुझे जेल से बाहर रखो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जी को अलाउ कर दिया। कभी ऐसे नहीं होता, पर इसको अलाउ इसलिए क्योंकि बहुत सारा पैसा इसने देना था। तो फिर उन्होंने तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स को, जो कि प्रिजन हेडक्वार्टर के पास है, उसको इसलिए स्पेशल जेल इसके लिए डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि मैं भी कोर्ट में गया था, तो जज साहब ने, हम 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने हमसे पूछा कि जो ये कह रहा है कि जेल से बाहर इसको रख दो, स्पेशल जेल बना के, वो आप कर सकते हैं? क्योंकि स्पेशल जेल हम कई बार बनाते थे, तो उसमें फिर हमने कहा कि हाँ, ये प्रपोजल हमने उनको काउंटर प्रपोजल दिया कि हम जेल जो कोर्ट कम्प्लेक्स है उसको हम स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस पर जजिस ने कहा जब स्टेट ही कह रही है कि हम इसको कर देते हैं, तो वो मान गए थे। तो हमने इसको फिर वहाँ जब कोर्ट कम्प्लेक्स था जहाँ जजिस का कमरा था, स्पेशल कोर्ट लगती थी, उसके जजिस का कमरा था, या एक हमारा मीटिंग रूम था बहुत बड़ा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी थी, सब में AC वगैरह लगे हुए थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप इनको, अगर इसको स्पेशल जेल बनाना चाहते हैं, आप डिक्लेयर कर दो। फिर उसको स्पेशल जेल डिक्लेयर कर दिया था। पर उसमें क्या है कि इन्होंने अनड्यू फैसिलिटी उसमें काफ़ी ले ली। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है शाम के टाइम जो है, आप अगर बेच रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं। पर अगर आप विस्की पी रहे हैं उसमें, या आपके उसमें एयर होस्टेसेस वगैरह जा रही हैं एज ए पर्सनल सेक्रेटरी का काम करने के लिए, तो वो चीज़ नागवार होती है। तो उसके लिए मैंने फिर कंप्लेंट वगैरह की थी, काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया उसके लिए। तो ये जो सुब्रत रॉय की जो एयर होस्टेसेस थी, सो कॉल्ड एयर होस्टेस पर्सनल स्टाफ या पर्सनल सेक्रेटरी, तो वो सिर्फ मतलब पर्सनल ऑफिशियल वर्क के लिए वहाँ जाया करती थी, या उसके पीछे कुछ और पढ़ा जाए? नहीं, उसमें कुछ डाउट था, मुझे तब डाउट था, इसलिए मैं इनके पास गया था। हाँ, एयर होस्टेस ऐसे ऐसे कपड़े डाल के आती थी, स्कर्ट वगैरह डाल के वो आ रही है, वहाँ पे रह रही है, शराब पार्टियाँ चल रही हैं, शराब का मैं वहाँ देखा था, शराब की बोतल वगैरह पड़ी होती थी। तो ये चीज़ मेरे से सहन नहीं हुई। अच्छा, आपने कंप्लेंट की? मैंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट पे जब कोई असर नहीं हुआ तो फिर मैं उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया, दिल्ली के, मैं उनके पास गया, उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मैं उनके घर गया, घर जाके मैंने सारी बात बताई उनको, क्योंकि मेरे को नागवारा हो रहा था इतनी चीज़ें देख के। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि रात को जो है जाके छापा मारते हैं। बहुत अच्छी बात रहेगी, आप जाके छापा मारो। तो फिर कहने गया, अगर हम छापा मारेंगे वो तो सुप्रीम जेल फंस जाएगा। मैंने कहा सुप्रीम जेल फंसेगा, वो अपने आप ही नाम देगा कि किसके कहने से वो कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे, वो उसके साथ मिले हुए थे। तो पर अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं आपको झेलना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं रिटायर हो रहा था, मुझे एक चार्जशीट दे दी गई फ्रिवलस ग्राउंड के ऊपर। तो चार्जशीट दे दी गई, और बाद में मुझे पता लगा कि जो DG थे उन्होंने जाके दोस्ती कर ली थी, CM साहब को जाके मिसलीड कर दिया था पूरा। तो CM साहब ने बुलाया घर आपको? हाँ, CM साहब ने पहले ऑफिस में मैं मिला उनको। तो पहले मैं उनके जाके ऑफिस में मिला उनको, उसके बाद मैं जाके, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। बिल्कुल घर में मैं बैठा था, मेरे साथ जेल मंत्री बैठे थे, उनका जो PS है विभू। कौन से साल की बात है ये? बात होनी चाहिए जी 2014 के आसपास की। तो उन्होंने सब सुना, बड़े ध्यान से सुना, मुझे विश्वास हो गया कि पूरा मेरे को एक्शन अब लिया जाएगा खिलाफ इनके। पर उससे कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में जब CM साहब थे, वो उन्हीं की तारीफ कर रहे थे। जो DG बाद में फिर किसी और पोस्ट के ऊपर बाहर गए, तो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो मैं समझ गया, किसी ने मुझे बताया कि आपने तो इनकी दोस्ती करवाई है। कंप्लेंट आपने की, आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, आपको चार्जशीट मिली। यही जमाना है, सच बोलेंगे तो इसी तरह की परेशानियां मैं जानता हूँ। देखिए, जब भी आप ऐसी चीज कर रहे हैं
आप किसी अपने डीजी की कंप्लेंट कर रहे तो मैं जानता था ये चीज हो और सकती ये है। तो असंभव है, हाँ। असंभव है हम्म, तिहाड़ जेल के एनवायरनमेंट में या दिल्ली पुलिस के एनवायरनमेंट हम्म। में कि कोई अपने कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट कोई करे, कोई नहीं करता। या कोई तिहाड़ जेल का अधिकारी, छोटे लेवल का अधिकारी, मतलब एक लॉ ऑफिसर हाँ, अपने डीजी के खिलाफ कंप्लेंट कंप्लेंट करना करे, ये असंभव होता है, ये कभी भी असंभव नहीं है, होता है। ये जनरली लोग जो असंभव होते है। हैं, चमचागिरी होती है। यस जनरली लोग जो बॉस ने कहा यस सर, यस यस सर, यस सर। यस यस। पर मैं जो है, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर बड़ा नाज होता था कि हाई कोर्ट ने कई केसों में कहा था कि सुनील गुप्ता जी अगर कोई किसी प्रिजनर ने कंप्लेंट की है किसी और स्टाफ के ऊपर, अगर सुनील गुप्ता जी कह देंगे कि ये कंप्लेंट गलत है तो हम कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि अफजल गुरु भी तिहाड़ जेल में था, आपका अफजल गुरु के साथ कभी कोई इंटरेक्शन हुआ, और किस तरह का, क्या वो किस तरह की बातें करता था? देखिए, अफजल गुरु का था कि जेल में तो मैं जाते ही रहता था, कभी लीगल एड के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में। कोई इंक्वायरी को हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेट करो, मैं जेलों में जाता रहता था। तो अफजल गुरु को मैं देखता था, बातचीत होती रहती थी उनसे, और वो उसकी दोस्ती होती थी डीएस भुल्लर करके एक और आतंकवादी हैं, वो आजकल वहाँ पे अमृतसर जेल में। तो उनकी बड़ी पक्की दोस्ती होती थी और वो इकट्ठे घूमते रहते थे वहाँ पे। तो इनको वार्ड नंबर 16 में, आजकल शायद वार्ड नंबर 8 कहते हैं उसको, उसमें रखते थे और ये इकट्ठे घूमते रहते थे और बड़ी पक्की दोस्ती इनकी होती। तो कई बार अफजल गुरु का मैसेज आता था मुझे कि उसको ये जजमेंट चाहिए या ये किताब चाहिए, तो वो हम उसको अगर होती थी तो हम मुहैया करवा देते थे। तो क्या हुआ कि जब अफजल गुरु की मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हुई तो हमारे हेडक्वार्टर में आया उसका रिजेक्शन का जो उसका जो ऑर्डर था। तो हमने सुप्रीम जेल को कहा कि ये ऐसे ऐसे इसकी मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई है, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी है, तो अब इसको विद इन 2 वीक्स उसको जो है लटकाना होता है। तो हमने उसको कहा ऐसे ऐसे लटकाना है। तो जनरली हफ्ता भी होता है, 2 हफ्ते भी होता है, उसमें डिपेंड करता है कैसी किस तरीके का सिचुएशन है। सिचुएशन है। तो जब सुप्रीम जेल को किया तो सुप्रीम जेल ने कहा होगा हमारी जो डीजी प्रिजन थी कि आप सुनील गुप्ता को भी यहाँ भेज दें ताकि देख ले कि सब चीज़ कानून के हिसाब से हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ फांसियाँ बहुत कम होती हैं, डिकेड्स में कभी एक फांसी होती है। तो जब उन्होंने कहा तो डीजी ने मुझे वहाँ से नॉमिनेट किया कि मैं जाऊँ वहाँ पे। तो हम रात को गए तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है फांसी का तख्ता जो है वो ठीक काम कर, क्योंकि जब डिकेड्स में फांसी होती है फांसी का तख्ता कई बार गल जाता है, उसमें जो उसके पेच वगैरह होते हैं उसमें पानी वो तेल वगैरह डालना होता है और देखना होता है कि रस्से में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो हमारा कानून ये कहता है, जेल मैनुअल ये कहता है कि जितना वेट होता है प्रिजनर का जिसको लटकाना है उससे डबल वेट का आप बोरे में वेट भर के तो उसको उस प्रोसीजर से लटकाएंगे। अगर रस्सा उसको झेल जाता है तो आप उस रस्से को यूज कर सकते हैं लटकाने के लिए। तो ऐसे ही जब अफजल गुरु को करना शुरू किया, हम जिस रस्से को करें वो टूट जाए। हमने कहा यार तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रस्सा नहीं होगा तो पूरे मतलब रस्सा टूट रहा था बार रस्सा बार, टूट रहा था बार बार। जैसे जैसे सद्दाम हुसैन के जो एक दूसरे वो थे उनको भी लटकाया गया तो वो उनकी गर्दन टूट गई और जिस्म नीचे चला गया, हाँ वो, वैसा वैसा कुछ। हाँ हाँ, नहीं इसमें मतलब ये क्या हो रहा था कि जैसे अभी जो वेट वगैरह भर के जब बोरे में डाल के रस्से को उसमें फाल होते हैं कि आपने रस्से में गांठें लगी होती हैं तो एक गांठ धीरे धीरे करके वो नीचे आपको धकेलती है। तो उसमें बार बार जो है वो रस्सा टूटे जा रहा था, रस्से में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो फिर बाद में एक पुराना रस्सा मिला जिसने कि उस सारे भार को जो है कर लिया। तो ये रात का टाइम है, रात के 2-3 बजे की बात हो गई, हम वहीं पे खड़े थे। तो उसके बाद उससे पहले भी हम उससे मिले थे, अफजल गुरु को मिले थे, उससे बातचीत वगैरह की। तो वो मुझे देख रहा था और वो समझ गया कि ये क्यों आए हैं आज। तो उसको शायद मन में उसके थी, ये बात उसने मुझे सुबह कही कि मैं आपको देख के समझ गया था कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उसके बाद फिर सुबह का टाइम था जब ये रस्सा वगैरह मजबूती वगैरह देख ली। तो फांसी का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि आप पहले जाके अफजल गुरु को मलाल था। अफजल गुरु
जो उसने मुझे बताया था, उसने ये बताया था कि उसने किया ही नहीं। वो कहते हैं वो ट्रैप हुआ है, उसने नहीं किया, जो उसने बताया था। क्योंकि मैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ने जब उसको गिल्टी पाया है तो मैं उसमें कमेंट्स नहीं कर सकता। पर वो ये कह रहा था कि नहीं, मैं जो है मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। आप, अगर मैं टेररिस्ट होता मैं अपने बच्चे को एमबीबीएस थोड़ी करवाता। मेरा बच्चा है, उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था, गालिब करके नाम था उसका, वो एमबीबीएस कर रहा था शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो अगर मैं होता, कहता मैं अपने बच्चे को ये कभी भी ये डॉक्टरी ना करवाता। और उसने मुझे ये कहा कि मैं भी उतना ही देशभक्त हूँ जितने देशभक्त आप हो। मैं अगेंस्ट करप्शन था, तो अगेंस्ट करप्शन था, मुझे इस चीज़ का जो है वो शिकार बनाया जा रहा है। तो खैर उस पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। जो वो बोल रहा था तो बस वो हमारे दिमाग में ही वो बात थी। उसके बाद उसने कहा कि अपनी फैमिली के बारे में बताता रहा। फिर उसने अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के नाम पे चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा कि बच्चों का ध्यान रखना। और पूरा एक, रोया भी? नहीं, उसने ये अपनी वाइफ को कहा कि आप एक देख इंश्योर करना कि वहाँ पीस रहे, कोई गड़बड़ ना हो मेरे जाने के बाद। तो उसने चिट्ठी लिखी, वो हमने उसकी वाइफ को भेज दी। उसके बाद उसने कहा कि मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा चलो सुनाओ गाना वगैरह को। तो उसने फिर ये वो कहाँ का मौका है ये? मतलब सेल के अंदर, या जब हाँ, उसकी सेल के अंदर हम सारे जो है सुप्रिंटेंडेंट जेल हम्म, में और भी कई सारे अफसर थे, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, हम्म, हम उसकी सेल में बैठे हुए थे। पहले चाय वगैरह उसने पी। हम्म, चाय वगैरह पी के तो उसने कहा कि मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने बड़े शौक से वो वाला एक गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, करके पुरानी बॉलीवुड पिक्चर का गाना है। वो उसने पूरा गाना सुनाया हमें। उसको याद था। उसको याद था, तो हम भी साथ उसके गा रहे थे। तो हम्म। ये चल रहा था। उसके अच्छा, बाद सारे लोग गा रहे थे? हाँ, हम सब सब जब मेन वो गा रहा था तो हम भी साथ देने के लिए, हमें पता था सपोर्ट कुछ एक करने पल के में लिए। जो है जाने वाला है, तो ये तो हम हम्म, सबको पता था ही। हम्म, फिर उसने कहा कि मेरे को ना आपकी आंखों में बहुत कंपैशन नजर आ रहा है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को कई लोगों ने ऐसे कहा था, क्योंकि एक इमेज मेरी एक ऐसी बनी हुई थी कि मैं हमदर्द वो हूँ। कैरेक्टर आपका है ही ऐसा, वो जो हाँ, नेटफ्लिक्स में हमने तो, देखा क्या? तो उसने हमदर्द, हाँ। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि जब मैं, मेरे को फांसी के तख्ते पे ले जाया जाए हम्म। तो मैं आपकी आंखों में देखता रहूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप देखते रहना, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसको ऐसे, मतलब आंखों में आंखें डालकर देखने का क्या मतलब था? सवाल, मतलब वो सवाल कि मैं आंखों में आंखें डालकर ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं नहीं यू नहीं, बीइंग अ यूनिफॉर्म्ड उसको ऑफिसर। शायद, ये, या ये कि मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर अगर जाऊंगा तो शायद मुझे आपकी आंखों से सहारा मिलेगा। हाँ, जो आपने दूसरी बात कही है, तो उसको बड़ा रिलीफ फील हो रहा था। फिर साथ में उसने मुझे ये भी कहा कि जरा फांसी जो है, मतलब ज़्यादा दर्द मत करना। मैंने कहा दर्द तो जितना होता है उसके साथ वो उतना दर्द तो होगा ही। तो उसके बाद जब वो गया, फांसी के तख्ते पे लाया गया, तो मेरी आंखों में देखता हुआ वो वहाँ पे खड़ा हुआ। तो उसके बाद जैसे होता है, प्रोसेस होता है कि उसके सिर के उस पर काला थैला जो है उसके उस पर डाल के, तो उसके बाद कर दिया। तो ऐसा सीन मैंने कभी नहीं देखा था पहले, कि जिसमें कि एक आदमी हाँ, इतना जाने से पहले गाना इमोशनल, गाना बोल के जा रहा इतना है। इमोशनल। और खासकर आपकी आंखों की तारीफ कर रहे, जो कि मैं, मुझे पता था गलत तारीफ नहीं कर रहा। मुझे बहुत लोग कहते थे कि आपकी आंखों में हमें कंपैशन। कंपैशन नजर आता है, हम्म, तो मुझे पता था झूठी तारीफ नहीं कर रहा। तो हम्म, वो चीज होने की वजह से, पर ऐसा ऐसा मैंने केस पहली बार देखा था। हम्म। कोई बंदा और इतनी इसी वजह शांत, से फिर आप बहुत रोए थोड़ा सा भी? नहीं, मैं हर एक, कोई भी अगर होता था ना, मेरे से नहीं देखा जाता था, हम्म। क्योंकि मैं हमेशा फांसी सजा के खिलाफ रहा हूँ।